अजब नशात से जल्लाद के चले हैं हम आगे, कि अपने साए से सर पाँव से है दो कदम आगे। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 176 पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी ही खूबसूरत और विटी गज़ल है ये। इसके अंदर गालिब साहब ने कुछ नए रंग, कुछ नई इमेजरी को पेश किया है। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि अजब नशात से जल्लाद के चले हैं हम आगे, अजब नशात से जल्लाद के चले हैं हम आगे, कि अपने साए से सर पाँव से है दो कदम आगे। कज़ा ने था मुझे चाहा खराबे बाद आए उल्फत, कज़ा ने था मुझे चाहा खराबे बाद आए उल्फत, फ़कत खराब लिखा बस न चल सका कलम आगे। गमे ज़माना ने झाड़ी नशाते इश्क की मस्ती, गमे ज़माना ने झाड़ी नशाते इश्क की मस्ती, वगरना हम भी उठाते थे लज्जते अलम आगे। खुदा के वास्ते दाद उस जुनूने शौक की देना, खुदा के वास्ते दाद उस जुनूने शौक की देना, कि उसके दर पे पहुँचते हैं नामा बर से हम आगे। ये उम्र भर जो परेशानियाँ उठाई हैं हमने, ये उम्र भर जो परेशानियाँ उठाई हैं हमने, तुम्हारे आइयो ए तुर्रा हाय खम ब खम आगे। दिलो जिगर में परअफ़शां जो एक मौजाए खूं है, दिलो जिगर में परअफ़शां जो एक मौजाए खूं है, हम अपने ज़ौम में समझे हुए थे उसको दम आगे। कसम जनाजे पे आने की मेरे खाते हैं गालिब, कसम जनाजे पे आने की मेरे खाते हैं गालिब, हमेशा खाते थे जो मेरी जान की कसम आगे। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर है कि अजब नशात से जल्लाद के चले हैं हम आगे, कि अपने साए से सर पाँव से है दो कदम आगे। इसमें जो इमेजरी इस्तेमाल की गई है वो ये है कि अगर आप धूप में चल रहे हो और सूरज आपके पीछे हो, तो आपका साया ज़मीन पे ऐसे पड़ता है कि मानो आपका सर आपके पाँव से आगे आगे चल रहा हो। या तो आपके शैडो में आपका सर जो है वो आपके पाँव से आगे दिखाई देता है, इस तरह साया आपका ज़मीन पे पड़ता है। या तो और अगर आप चल रहे हो तो ऐसा लगता है कि आपका सर आपके पाँव से आगे आगे चल रहा है। कहते हैं अजब नशात से जल्लाद के चले हैं हम आगे, कि अपने साए से सर पाँव से है दो कदम आगे। नशात कहते हैं खुशी को, जॉय को, जल्लाद कहते हैं एग्जीक्यूशनर को, जो सज़ाए मौत डिलीवर करता है किसी की गर्दन काट के या फांसी के फंदे पे लगा के। यहाँ पे खूबसूरत महबूब जल्लाद हो सकता है। तो सच्चा आशिक इश्क में अपनी जान कुर्बान करना चाहता है, अपना गला कटवाना बड़े फ़ख्र की बात समझता है। और अगर महबूब ने गला उसका काटा हो तो फिर और भी खुशी की बात है उसके लिए। इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर हिम। यहाँ महबूब जल्लाद हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट रेलेवेंट मीनिंग इज़ कि महबूब खुद ही जल्लाद बन के आया है और आशिक को इश्क में अपनी गर्दन कटाने का मौका मिल रहा है और वो खुशी से झूमता हुआ कत्लगाह की तरफ जा रहा है महबूब के जल्लाद के आगे आगे। अजब नशात से जल्लाद के चले हैं हम आगे, कि अजब नशात से, अजब खुशी से, क्या खूब खुशी से हम जल्लाद के आगे आगे चल रहे हैं, कि अपने सर से, कि अपने साए से सर पाँव से है दो कदम आगे। कि मेरे साए की तरह, जैसे साए में शैडो में होता है, मेरा सर मेरे पाँव से दो कदम आगे आगे चल रहा है। या तो महबूब के जल्लाद के आगे आगे आशिक चल रहा है, खुशी से झूमता हुआ जा रहा है। वो कत्ल होने के लिए बहुत उतावला है, उसका सर बहुत उतावला है कत्लगाह तक पहुंचने के लिए और महबूब के हाथों कटने के लिए, कि ऐसा लग रहा है मानो उनका सर उनके पाँव से दो कदम आगे आगे चल रहा है। बड़ा उतावला हुआ, पाँव से भी आगे आगे उनका सर दौड़ा हुआ जा रहा है। या इतना उतावला है उनका सर महबूब के हाथों कटने के लिए। या तो जल्लाद सूरज की तरह चमकने वाला खूबसूरत महबूब है, ये रंग हो सकता है। और ऑब्वियसली महबूब जालिम है, उसको जल्लाद बोला गया है। वो भी शायद खुश है अपने आशिक का सर काटने के लिए है। और आशिक तो खुश है ही, क्योंकि उसको महबूब के हाथों अपना सर कटाना
नसीब हो रहा है। तो आशिक इश्क में अपनी जान कुर्बान करना चाहता है, मौका मिला है उसको महबूब के हाथों सर कटाने का, और बड़ी खुशी से उतावला हुआ वो झूमता हुआ जल्लाद के आगे आगे चल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो उसका सर जो है उसके कदमों से 2 कदम आगे आगे दौड़ा जा रहा है, उतावला हुआ जा रहा है। तो कहते हैं कि अजब नशात से जल्लाद के चले हैं हम आगे, कि अपने साए से सर पाँव से है 2 कदम आगे। कज़ा ने था मुझे चाहा खराबे बादाए उल्फत, कज़ा ने था मुझे चाहा खराबे बादाए उल्फत, फ़कत खराब लिखा बस न चल सका कलम आगे। बड़ा ही खूबसूरत शेर है। कज़ा कहते हैं किस्मत को, डेस्टिनी को। खराब, उजड़ा हुआ, रूइंड, बर्बाद हो सकता है। इस शेर के केस में शराब ने जिसको बर्बाद किया हो, शराब के नशे में चूर होना, या कि आप अपना आप कंप्लीटली खो चुके हैं, उसको भी आप खराबी कह सकते हैं। बादाए उल्फत, उल्फत की, मोहब्बत की शराब। फ़कत जो लफ्ज़ है जिसको सिर्फ कहा जाता है या अंग्रेज़ी में ओनली कहा जाता है, वो उसका मतलब होता है, उसको फ़कत कहते हैं। तो कहते हैं कज़ा ने था मुझे चाहा खराबे बादाए उल्फत, कि मेरी किस्मत ने, कज़ा ने या किस्मत इन जनरल ने चाहा था कि मैं इश्क की शराब पी के बर्बाद हो जाऊँ। और आशिक के लिए बर्बादी, ये खराबी बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुश नसीबी की बात है। तो लफ्ज़ तो ख़राब है, लेकिन अगर ऐसी खराबी, ऐसी बर्बादी आशिक को नसीब होती है तो वो उसके लिए बड़े फ़क्र की बात होती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। या कहते हैं फ़कत ख़राब लिखा बस न चल सका कलम आगे, कि कज़ा जब मेरा नसीब लिख रही थी तो उसने सिर्फ खराब लिखा, या लिखना वो चाहती थी, या लिखना था खराब बादाए उल्फत, मगर सिर्फ खराब लिखा और फिर उसका कलम आगे नहीं चल पाया। तो कलम टूट गया, रुक गया, कज़ा ने अपना माइंड चेंज कर लिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इफ़ेक्टिवली कहते हैं कि मेरी खराबी तो किस्मत में लिखी गई, लेकिन ये नहीं डिफ़ाइन किया गया कि मैं कैसे ख़राब होऊंगा, कैसे मेरी खराबी होगी या मेरी बर्बादी होगी। तो वो नहीं लिखा गया। तो अगर वो बर्बादी इश्क की शराब पी के होती तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन किस्मत में वो बर्बादी नहीं लिखी गई। तो इन जनरल बर्बादी लिख दी गई। तो फिर वो दुनिया के गम सहते सहते बर्बाद हुए, रोज़गार के गम सहते सहते बर्बाद हुए, या किसी सस्ती शराब के नशे में वो बर्बाद हुए। ये सारे रंग इसके अंदर हो सकते हैं। और अगर आप खराबी को नशे में चूर होना पढ़ते हैं, मेरे ख़्याल से बर्बाद होना ज़्यादा रेलिवेंट मीनिंग है। लेकिन अगर आप नशे में चूर होने की सेंस में उसको पढ़ते हैं तो वो इश्क की शराब में ख़राब होना चाहते थे, इश्क की शराब के नशे में चूर होना चाहते थे, लेकिन वो उनको नसीब नहीं हुआ। तो कोई और सस्ता नशा उनकी किस्मत में लिख दिया गया, या उनको नसीब हुआ, जिसमें वो ख़राब हुए। या तो जिस महबूब से वो इश्क करना चाहते थे उससे वो इश्क ना कर पाए। जो वो बादाए उल्फत चाहते थे, जिस क्वालिटी की शराब का नशा वो चाहते थे, वो उनको नहीं मिला। ये रंग भी हो सकता है। लेकिन हाँ, बर्बादी का रंग शायद ज़्यादा रेलेवेंट है। तो ओवरऑल वो कहते हैं कि किस्मत लिखने तो चली थी कि मैं इश्क की शराब पी के बर्बाद होऊंगा, लेकिन उसने सिर्फ लफ्ज़ ख़राब लिखा और आगे फिर उसका कलम नहीं चला। लिखने वाला या कलम खुद नशे में था, ख़राब था, इसलिए कलम आगे नहीं लिख पाया। ये रंग हो सकता है। और लिखने वाला कज़ा लिखते लिखते खो गई। इसके अंदर फैंटेसी का रंग है कि कज़ा खुद सोचने लग गई कि क्या खूबसूरत बादाए उल्फत की खराबी होगी। और सोचते सोचते, फैंटेसाइज करते करते वो आगे लिखना ही भूल गई। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। किसी ने कज़ा को, किस्मत को रोक दिया। गालिब साहब अपने महबूब को शायरी में बहुत ताकतवर बताते हैं। तो इतना ताकतवर और जालिम महबूब है कि वो किस्मत को भी रोक सकता है। तो उसने जाके कज़ा को गालिब साहब की किस्मत लिखने से रोक लिया, या किस्मत में इश्क की शराब में बर्बादी जो कज़ा लिखना चाहती थी, महबूब ने वो लिखने से उसको रोक लिया। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। इस कदर ताकत और जालिम उनका महबूब है। ये उसका जुल्म ढाने का एक अंदाज़ है कि वो नहीं चाहता कि आशिक इश्क की शराब के नशे में ख़राब हो। ये रंग हो सकता है। कज़ा या कलम जेलस हो गई, ये रंग भी हो सकता है कि ये सोचते सोचते कज़ा को लगा,
कज़ा आशिक से जेलस हो गई, या कज़ा खुद इश्क में बर्बाद होना चाहती है, ये रंग भी हो सकता है। वो नहीं चाहती कि ये ऐसी बर्बादी आशिक को नसीब हो, ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। इसके अंदर एक ट्विस्ट भी हो सकता है, बात बनते बनते गालिब साहब की बिगड़ गई, ऐसा ही उनका नसीब है, हमेशा बात बनते बनते बिगड़ जाती है। या फिर वो किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों वो ज़िंदगी में बर्बाद हुए, कैसे वो ज़िंदगी में बर्बाद हुए, ये रंग हो सकता है। मजाक में बता रहे हैं या सीरियसली बता रहे हैं कि मैं क्यों बर्बाद हुआ, कि किस्मत लिखने तो चली थी मेरे नसीब में इश्क की, और इश्क की शराब की बर्बादी, लेकिन जैसा हमेशा होता है बनते बनते मेरी बात बिगड़ गई, और इस वजह से मैं सस्ती शराब के नशे में दुनिया के गम सहते सहते बर्बाद हुआ हूँ। इश्क और इश्क की शराब में बर्बादी मुझे नसीब नहीं हुई है। और ऑब्वियसली इस कदर वो बादाए उल्फत का मज़ा लेना चाहते थे, इस कदर इश्क की शराब के नशे में वो चूर होना चाहते थे कि वो ख़राब हो जाते, वो बर्बाद हो जाते। ये रंग भी इसके अंदर है। तो कहते हैं कज़ा ने था मुझे चाहा ख़राब बादाए उल्फत। तो पहले टाइम में वो कह रहे हैं कि कज़ा चाहती तो थी ऐसा लिखना, राइट, कज़ा चाहती थी कि मैं इश्क की शराब पी के, उल्फत की शराब पी के बर्बाद हो जाऊं, लेकिन फ़कत ख़राब लिखा बस न चल सका कलम आगे। गमे ज़माना ने झाड़ी नशाते इश्क की मस्ती, गमे ज़माना ने झाड़ी नशाते इश्क की मस्ती, वगरना हम भी उठाते थे लज्जते अलम आगे। गमे ज़माना, ज़माना ज़माने के, दुनिया के गम, इस वक्त के, इस दौर के गम भी हो सकते हैं, रोज़गार के गम या दुनिया के तानों के गम, या इफ़ेक्टिवली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के गम आपको फेस करने पड़ते हैं। नशाते इश्क, इश्क की खुशी, जॉय ऑफ लव एंड पैशन। मस्ती कहते हैं नशे को, इंटॉक्सिकेशन को। अलम कहते हैं दर्द को, दुख को। लज्जत अलम, प्लेजर ऑफ पेन, या तो दर्द की लज्जत। तो कहते हैं दूसरी लाइन में कहते हैं वगरना हम भी उठाते थे लज्जत अलम आगे, कि आगे एक ऐसा वक्त था, एक ऐसा ज़माना था जब हम भी लज्जत अलम उठाते थे, इश्क में दर्द की लज्जत का मज़ा लिया करते थे। तो शिद्दत से इश्क करते थे, महबूब हमारे पर जुल्म सितम करता था, हमें दर्द की लज्जत नसीब होती थी, और इसका हम लुत्फ़ उठाते थे, मज़ा लेते थे, या तो इसलिए उसको लज्जत बोला गया है। लेकिन अफसोस वो वक्त अब नहीं रहा, और अब क्या है, गमे ज़माना ने झाड़ी नशाते इश्क की मस्ती, या कि ज़माने के गम ने इश्क की खुशी की सारी मस्ती झाड़ दी है। वर्ड प्ले देखें, मस्ती को झाड़ देना, उनको झंझोड़ के इश्क की खुशी और उसका नशा दुनिया के ज़माने के गम ने उतार दिया है। या इस कदर इस ज़माने के गम उनको सहने पड़े, इस कदर ज़माने के गम उनके ऊपर टूटे, कि जो इश्क का जो नशा और नशे की खुशी उनके ऊपर छाई रहती थी, वो सारी गमों ने, ज़माने के गम ने झाड़ झाड़ के उतार दी है। तो अब रोज़गार के गम फेस करते हैं, गरीबी के गम हैं, दुनिया के तानों के गम हैं, इश्क का गम और इश्क के गम की लज्जत अब अफसोसन उनको नसीब नहीं होती। एक वक्त था जब वो लज्जत अलम का मज़ा उड़ाते थे, लेकिन अब वो ज़माना गुज़र गया है। गमे ज़माना ने झाड़ी नशाते इश्क की मस्ती, वगरना हम भी उठाते थे लज्जत अलम आगे। और एक रंग देखें इसके अंदर ये भी है कि इस दुनिया की जो हार्श रियलिटीज़ हैं, इस दुनिया के जो दुख दर्द हैं, वो किसी के ऊपर भी जो इश्क की मस्ती जो छाई हुई है, उसको झाड़ झाड़ के उतार सकते हैं। या तो शायद इस दुनिया के गम इश्क के से भी बड़ी ताकत है, जो आपके अंदर से इश्क का जज्बा, इश्क का नशा जो है वो मिटा सकते हैं। गमे ज़माना ने झाड़ी नशाते इश्क की मस्ती, वगरना हम भी उठाते थे लज्जत अलम आगे। तो लज्जत अलम किसने ख़त्म की? ज़माने के गमों ने। खुदा के वास्ते दाद उस जुनून शौक़ की देना, खुदा के वास्ते दाद उस जुनून शौक़ की देना, कि उसके दर पे पहुँचते हैं नामा बर से हम आगे। दाद देना, इंसाफ करना या तारीफ़ करना, किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना। जुनून शौक़, इश्क का पागलपन, मैडनेस ऑफ पैशन। नामा बर कहते हैं मैसेंजर को, जो आपके मैसेजेस या ख़त लेके जाता है और वापस ख़त लेके आता है, जवाब लेके आता है। तो यहाँ पे आशिक कह रहा है कि खुदा के वास्ते दाद उस जुनून शौक़ की देना। तो आशिक शौक़ में, इश्क में जुनूनी हो चुका है, पागल हो चुका है, अपना आप खो चुका है।
और वो दाद भी चाहता है इस दुनिया से, महबूब से। वो कहता है कि खुदा के वास्ते मेरे जुनून शौक़ की दाद देना, कि इसको अप्रिशिएट तो करो, इसकी तारीफ़ तो करो, या इसके साथ कुछ ना कुछ इंसाफ किया जाए। कि उसके दर पे पहुंचते हैं नामा बर से हम आगे। और अब दूसरी लाइन में उसने अपने जुनून को डिस्क्राइब किया है कि वो करता क्या है, तो किस हद तक वो अपने आप को खो चुका है। क्या करता है, वो कहता है कि इससे पहले कि महबूब के दरवाजे पे नामा बर पहुँचे, हम खुद पहुँच जाते हैं। तो शायद आशिक ने महबूब को ख़त लिखा, लेकिन वो इतना उतावला है महबूब का जवाब सुनने के लिए। ख़त उसने नामावर के हाथ दिया, नामावर ख़त ले जाने लगा महबूब के दरवाजे तक, महबूब के घर तक। लेकिन आशिक इतना उतावला है जवाब सुनने के लिए महबूब का, कि वो खुद नामावर से पहले दौड़ के महबूब के दरवाजे तक पहुंच गया। इस कदर वो इश्क में पागल हो चुका है, उससे इंतज़ार नहीं किया जाता, इतना उतावला वो हो चुका है। महबूब ने उस नामावर को बुलवाया है, ये रंग भी हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि गालिब साहब को खबर मिली कि महबूब ने नामावर को बुलाया है, और उन्होंने सोचा कि नामावर के हाथ महबूब मेरे लिए ख़त भिजवाएगा। तो इससे पहले कि महबूब ख़त भिजवाए, वो कहता मैं खुद ही दौड़ के वहाँ क्यों ना पहुँच जाऊँ। तो इससे पहले कि नामावर ख़त उठाने के लिए, लेने के लिए महबूब के दरवाजे तक पहुँचता, गालिब साहब या आशिक खुद दौड़ के वहाँ पहुँच गया। यहाँ आशिक को शक हो गया कि किसी और के लिए ख़त, किसी रकीब के लिए ख़त भिजवाने के लिए तो नहीं नामावर को महबूब ने बुलवाया। और इस वजह से वो परेशान हो गया, जेलस हो गया, और दौड़ के देखने के लिए वहाँ पहुँच गया, या महबूब को रोकने के लिए वहाँ पहुँच गया, या ख़त को इंटरसेप्ट करके नामावर से छीनने के लिए वहाँ पहुँच गया। या वो नहीं चाहता है कि महबूब किसी रकीब के लिए नामावर के हाथ ख़त भिजवाए। दौड़ के वो महबूब के दरवाजे पे खुद ही पहुँच गया नामावर से पहले। और यहाँ उसने महबूब के लिए ख़त नामावर को दिया, और फिर उसको ख्याल आया कि ख़त को देखते वक्त नामावर जो है वो महबूब का दीदार भी करेगा, और वो जेलस हो गया। वो ये नहीं चाहता कि कोई भी उसके महबूब को देखे उसके अलावा, और इस वजह से, इस जेलसी की वजह से वो ख़त तो उसने दे दिया, लेकिन खुद दौड़ के महबूब के दरवाजे पे वो नामावर से पहले ही पहुंच गया। तो एक रंग ये भी हो सकता है कि ख़त भिजवाने के बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ, या उसके दिमाग में ये ख्याल आया, क्योंकि वो पागल हो चुका है इश्क में, कि जो मैंने ख़त में लिखा है ये ख़त तो सफिशेंट है ही नहीं। मैं लिख के कभी अपना जज्बा, अपना शौक़ जो है वो महबूब को कन्वे कर ही नहीं सकता। तो खुद दौड़ के वहाँ पहुँच गया कि मैं अपनी ज़बान से या अपनी शायरी के थ्रू अपनी बात बताने की कोशिश करता हूँ। ख़त जो है, लेटर विल नॉट बी सफिशेंट टू कन्वे माई मैडनेस ऑफ पैशन। अब वो दाद चाहता है, शायद वो उम्मीद रखता है कि उसके इस पागलपन को देख के, कि कैसे उतावला हुआ वो दौड़ता हुआ महबूब के दरवाजे पे आ गया है, महबूब उसके ऊपर रहम खाएगा, अपना प्यार उसको देगा, या फिर वो खुदा से रहम मांग रहा है, या किसी तरह की दाद मांग रहा है कि तू कोई मेरे ऊपर रहम कर, महबूब के दिल के अंदर किसी तरह का कंपैशन मेरे लिए पैदा कर, ताकि महबूब मुझे दीदार करने का मौका दे, महबूब अपना प्यार मुझे दे, या अपने करीब आने का मुझे मौका दे। तो ये सारे रंग भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो कहते हैं खुदा के वास्ते दाद उस जुनून शौक़ की देना, कि उसके दर पे पहुँचते हैं नामा बर से हम आगे। इमेजिन करके देखें कि ख़त तो उसने भिजवाया है आशिक ने, लेकिन खुद वो नामा बर से पहले दौड़ता हुआ महबूब के दरवाजे पे पहुँच गया है, उससे आगे वहाँ पे पहुँच गया है। ये उम्र भर जो परेशानियाँ उठाई हैं हमने, ये उम्र भर जो परेशानियाँ उठाई हैं हमने, हमारे आइयो ए तुर्रा हाय खम आगे। बड़ा खूबसूरत शेर है। परेशानी चिंता को कहते हैं, किसी तरह की मुसीबत को भी कह सकते हैं। और परेशानी लफ्ज़ पे बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले यहाँ पे क्रिएट किया गया है। जुल्फ़ों के बिखरने को भी जुल्फ़ों का परेशान होना कहा जाता है। तुर्रा कहते हैं जुल्फ़ों को, बालों को, किसी तरह के हेयर स्टाइल को भी कहा जाता है। तुर्रा हाय खम ब खम, ऐसी जुल्फ़ें जिनमें एक के बाद एक खम हो, कर्ल्स हो। तो महबूब की, इफ़ेक्टिवली महबूब की घुंघराली जुल्फ़ें, या दैट कंटेन वन ट्विस्ट और वन कर्ल अपॉन अनदर, उनको तुर्रा हाय खम ब खम कहेंगे। तो खूबसूरत वर्ड प्ले है, महबूब की खूबसूरत
घुंघराली जुल्फ़ें आशिक पे जुल्म ढाती हैं, उसको परेशान करती हैं, या तो उनकी खूबसूरती आशिक से सही नहीं जाती, वो उन जुल्फ़ों को छूना चाहता है, महबूब के पास जाना चाहता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता। और इस बात से वो परेशान रहता है, और वो इस बात से भी परेशान रहता है कि किसी और को मौका ना मिल जाए महबूब की खूबसूरत जुल्फ़ों को छूने का, तो वो जेलस भी रहता है। तो ये सारी परेशानियाँ उसको उम्र भर सहनी पड़ती हैं। और इस शेर में वो कहते हैं कि ये उम्र भर जो परेशानियाँ उठाई हैं हमने, तो जुल्फ़ों से वो बात कर रहे हैं, जुल्फ़ों की तरफ ये शेर एड्रेस किया गया है। तो जुल्फ़ों से वो कह रहे हैं कि काश जो परेशानियाँ तुमने मेरे सामने ला के खड़ी की हैं, तुम्हारी वजह से उम्र भर जो परेशानियाँ मैंने सही हैं, काश ऐसा हो तुम्हारे आइयो ए तुर्रा हाय खम्ब खम आगे, कि तुम्हारे सामने भी वो परेशानियां पेश आएं, तब शायद तुम मेरी परेशानी को या दुख दर्द को समझ पाओगे। जो परेशानियां मैंने उम्र भर तुम्हारी वजह से रही हैं, काश वो परेशानियां तुम्हारे सामने भी पेश आएं। तो जैसे मैंने कहा, आशिक का परेशान होना उसका मतलब है आशिक चिंता में है, दुखी है, और जुल्फ़ों का परेशान होना मतलब उनका बिखर जाना। तो अगर आशिक की बद्दुआ लगी तो जुल्फ़ें परेशान हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, और उनका संवरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जुल्फ़ों का परेशान होना नेसेसरली बुरी बात नहीं है, या तो अगर जुल्फ़ें बिखर गई तो वो शायद महबूब को और ज़्यादा खूबसूरत बना देंगी, और फिर एक नई मुसीबत, एक नई परेशानी आशिक के लिए खड़ी हो जाएगी। या ये रंग भी देखें इसके अंदर है। और ऑब्वियसली खूबसूरत महबूब के घुंघराले बालों की यहाँ पे तारीफ़ है, किस कदर वो आशिक के ऊपर असर करते हैं, किस तरह की परेशानियाँ आशिक के लिए वो खड़ी करते हैं बाल। बदला लेने का रंग भी हो सकता है कि तुमने मुझे परेशान किया, काश तुम भी परेशान हो जाओ, फिर मुझे किसी तरह का इंसाफ मिलेगा, बदला मिलेगा। और कैसे महबूब को आशिक का हाल समझ में नहीं आता, उसको भी ये दर्शाया गया है। तो आशिक कह रहा है कि काश तुम्हारे सामने भी वो परेशानियां खड़ी हो जाएं, जिनकी वजह से मैं सारी उम्र परेशान रहा हूँ। लेकिन उसकी मुसीबत का हल नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि उसकी परेशानियां और बढ़ जाएं। अगर जुल्फ़ें महबूब की परेशान हो गई तो शायद महबूब की परेशानियां और बढ़ जाएंगी, ऐसा है शायद आशिक की परेशानियां और बढ़ जाएंगी अगर महबूब की जुल्फ़ें परेशान हो गई तो। ये उम्र भर जो परेशानियां उठाई हैं हमने, ये उम्र भर जो परेशानियां उठाई हैं हमने, तुम्हारे आइयो ए तुर्रा हाय खम्ब खम आगे। तो प्यार भरी एक मीठी सी बद्दुआ है इसके अंदर कि तुम्हारे सामने भी वो परेशानियां पेश आएं। दिलो जिगर में पर अफशां जो एक मौजा खूं है, दिलो जिगर में पर अफशां जो एक मौजा खूं है, हम अपने ज़ौम में समझे हुए थे उसको दम आगे। पर अफशां पंख फड़फड़ाना, जैसे कि एक परिंदा अपने पंख फड़फड़ाता है। मौजे खून, खून की लहर, वेव ऑफ ब्लड। ज़ौम कहते हैं घमंड को, गुमान को भी कह सकते हैं, पर अहंकार या घमंड उसको ज़ौम कहेंगे। तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट शेर है, थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी है, इसके लिटरल मीनिंग को पहले देखते हैं। कहते हैं दिलो जिगर में पर अफशां जो एक मौजाए खूं है, कि हमारे दिल और जिगर में, दिल में, हार्ट में, और जिगर में, लिवर में, जो एक खून की लहर पंख फड़फड़ा रही है, हलचल मचा रही है। दिलो जिगर में पर अफशां जो एक मौजाए खूं है, हम अपने ज़ौम में समझे हुए थे उसको दम आगे, कि हम अपने अहंकार में, घमंड में पहले उसको एक दम, एक सांस समझे हुए थे, समझ बैठे थे। तो वो सांस नहीं थी, वो खून की मौज थी, जो ऐसे हिल रही थी कि हमारे अंदर हिल रही थी, हमारे दिल और जिगर में हिल रही थी, जैसे एक परिंदा फड़फड़ा अपने पंख फड़फड़ा रहा हो। तो हमारी सोच गलत थी, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं था। तो देखिए इसके अंदर से कई रंग उभर सकते हैं। जब आशिक का दुख दर्द हद से गुजर जाता है, ये हम दूसरी जगह भी देख चुके हैं, तो उसका दिल और उसका जिगर पिघल के खून बन जाता है। तो वो इतनी शिद्दत से गम सहता है, रोता है, कि वो अंदर से टूट जाता है, और दिल जिगर ल्यूकीफाई हो जाते हैं और खून में तब्दील हो जाते हैं। तो वो खून आंखों से टपक भी सकता है, या इन जनरल इट मीन्स कि उसके दिल और जिगर बर्बाद हो चुके हैं और शायद उसकी मौत आने वाली है। ऐसी ही सूरत यहाँ पे भी है। तो वो कहता है कि मुझे अपने अंदर कुछ हरकत, कुछ फड़फड़ाहट महसूस होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं ताकतवर हूँ, या
और इस ताकतवर होने के गुमान में मैं ये समझ बैठा था कि ये जो फड़फड़ाहट, जो हरकत मेरे अंदर है, ये मेरी सांस की वजह से, सांस लेने की वजह से मेरे अंदर ये हरकत पैदा होती है। मगर फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे दिल और जिगर बर्बाद हो चुके हैं, उनका खून हो चुका है, और ये जो हरकत मुझे अपने अंदर महसूस होती है, वे वो एक खून की मौज की फड़फड़ाहट ने पैदा की है। तो मेरी सांस की वजह से ये हरकत नहीं है, या तो मैं अपने घमंड में था, या मुझे गुमान था कि मैं ज़िंदा हूँ और मेरी सांस चल रही है, सांस की वजह से अंदर हरकत है, लेकिन मेरे अंदर मेरे खून की मौज फड़फड़ा रही थी दिल और जिगर में। तो उसकी मौत आने वाली है, उसका ज़िंदा रहने का और ताकतवर होने का गुमान या अहंकार टूट गया है। इश्क के दुख दर्द अब वो और नहीं सह सकता। इश्क करने की ताकत अब उसके अंदर बाकी नहीं है। और जिसको दम बोला गया है वो एक आह भी हो सकती है। तो इतनी गर्म आह या आहें उसने भरी हैं कि अंदर ही अंदर उसका दिल और जिगर टूट के खून में तब्दील हो गया है। ये रंग भी हो सकता है। सांस खून के बहने की वजह से चलती है। शरीर में खून बहे तो आपकी सांस भी चलती है। तो हम दोनों को एक ही चीज़ समझते थे, या ये रंग भी हो सकता है। मगर अब वो खून की मौज नहीं चलती, चलना बंद हो गई है, वो नहीं फड़फड़ाती, और साथ साथ मेरी सांस भी अब रुक गई है। वो कब मर गया उसको पता ही नहीं चला। तो दिल जिगर का खून कब हुआ उसको पता ही नहीं चला। वो ये सोचता रह गया, इस बात के घमंड में रह गया कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर इश्क की आग उसको जला गई। ये रंग हो सकता है। वो ज़िंदा है, पूरी तरह से मरा नहीं है, लेकिन दिल जिगर को अब सांस नहीं चलाते, खून की मौज की हरकत उसके इंटरनल ऑर्गन्स को चला रही है। तो पूरी मौत भी उसको नसीब नहीं हुई। मौत से जो राहत मिलती है वो भी उसको नसीब नहीं हुई। तो वो एक अधमरे होने की स्टेट में ज़िंदा रह रहा है। तो इट कुड बी लाइक ए ज़ॉम्बी लाइक सिचुएशन। या तो वो सांस अब उसके ऑर्गन्स को नहीं चलाती, दिल जिगर को नहीं चलाती, अंदर खून की मौज फड़फड़ा रही है जो उसको ज़िंदा रखे हुए है। तो मरना चाहता है, शायद उसको मौत भी नसीब नहीं हो रही। तो ये सारे रंग हैं इसके अंदर। कहते हैं कि दिलो जिगर में परअफ़शां जो एक मौज आए खूं है, या प्रेजेंट स्टेट है, या दिलो जिगर में परअफ़शां जो एक मौज आए खूं है, हम अपने ज़ौम में समझे हुए थे उसको दम आ गए। या तो पहले मैं उसको समझता था कि ये मेरे अंदर एक दम है, एक सांस हरकत पैदा कर रही है। ऐसा नहीं है। नाउ आई रियलाइज इट। कसम जनाजे पे आने की मेरे खाते हैं गालिब, कसम जनाजे पे आने की मेरे खाते हैं गालिब, हमेशा खाते थे जो मेरी जान की कसम आगे। ये भी बड़ा खूबसूरत शेर है। कसम खाना जो है, इसके अंदर दो रंग हैं। किसी बात को करने का वादा करना हो सकता है, किसी बात को ना करने का वादा भी हो सकता है। टू स्वेयर नॉट टू डू समथिंग और टू स्वेयर टू डू समथिंग, दोनों रंग इसके अंदर हो सकते हैं। तो दो तीन रंग फिर उसकी वजह से इसके अंदर से उभर के आते हैं। कसम जनाजे पे आने की मेरे खाते हैं गालिब, हमेशा खाते थे जो मेरी जान की कसम आगे। तो एक रंग ये हो सकता है कि वो मेरी जान की कसम खाते थे, पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे, या और अब देखो वो मेरे जनाजे पे भी आने की कसम नहीं खाते, इस कदर मुझसे वो नफ़रत करते हैं। महबूब की बात हो रही है कि देखें, पहले वो मुझसे प्यार करता था और अब वो मेरे जनाजे पे आने का भी वादा नहीं करता, इस कदर वो मेरा दुश्मन हुआ बैठा है। दोनों कस्में झूठी थी। तो पहले मेरे जान की कसम महबूब खाता था, वो कसम भी झूठी थी, वो मुझसे प्यार नहीं करता था। और अब देखो मेरे जनाजे पे आने की कसम वो खा रहा है, वो भी झूठी है, वो नहीं आएगा। तो एक जालिम महबूब को यहाँ पे दर्शाया गया है। एक रंग ये भी हो सकता है कि पहले मेरे जान की वो कसम खाता था महबूब, मुझसे प्यार करता था, और अब वो कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं ज़रूर तेरे महबूब पे महबूब कह रहा है, महबूब अब कसम खा के कह रहा है कि मैं ज़रूर तेरे जनाजे पे आऊँगा और खुशी मनाऊँगा। या तो मरने के बाद भी महबूब आशिक के ऊपर जुल्म ढाने के लिए आएगा, उसका मजाक उड़ाने के लिए आएगा, उसके जनाजे पे खुशी मनाने के लिए आएगा। ये रंग भी हो सकता है। और इस कदर वो कह रहा है कि महबूब मेरा दुश्मन बन बैठा है कि वो कसम खा के कह रहा है कि मैं ज़रूर आऊँगा तेरे जनाजे पे और खुशी मनाऊँगा। ओवरऑल जिस्ट ये है कि एक वक्त था जब वो मेरा महबूब मुझसे प्यार किया करता था, लेकिन अब वो इस कदर मुझसे नफ़रत करता है कि मेरे जनाजे पे भी आने का वादा वो नहीं करता। कसम जनाजे पे आने की मेरे खाते हैं गालिब,
हमेशा खाते थे जो मेरी जान की कसम आगे। या एक वक्त था जब वो मुझसे इश्क करता था और अब वो मेरे जनाजे पे आने की कसम भी नहीं खाता। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।